हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो गाइस, हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी में हम कर रहे हैं पार्ट 11। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 11 शुरू कर दिया था। उसके दो तीन आर्टिकल्स हमने कवर कर लिए थे। तो गाइस, आज हम पार्ट 11 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट जो फर्स्ट पार्ट है इसका, यानी कि विधायी शक्तियां संघ और राज्यों के बीच, वो कंप्लीट कर लेंगे। बट उससे पहले मुझे एक चीज और भी कंप्लीट करानी है, डेट इज पार्ट 9 बी। देखिए, हमने जब पार्ट 9 किया तो उसमें पार्ट 9 में हमने खाली पार्ट 9 में हमने किया था पंचायत, ठीक है। और पार्ट 9 ए में हमने किया था नगर पालिकाएं, यानी कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब 9 बी में थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा मुझे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसकी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं लेकर आई हूँ आज की क्लास में कि पहले हम एक स्लाइड में इसको देख लेते हैं। उसके बाद हम पार्ट 11 करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 9 बी जो है, बेसिकली देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे पंचायत है, फिर उसके बाद अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नगर पालिका है, उसके बाद आ जाता है सहकारी समितियां, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये एसोसिएट है लोकल गवर्नमेंट से। लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, इसलिए ये एक ही पार्ट के अंतर्गत शामिल की गई है, ठीक है। तो हमने जब पार्ट 9 किया था वो था टू आर्टिकल 243, फिर उसके बाद 243A टू O, है ना। उसके बाद जब हमने पार्ट 9 ए किया था, ये पार्ट 9 और फिर पार्ट 9 ए किया, तो 243 पी से Z G तक था। फिर उसके बाद अभी हम करेंगे पार्ट 9 बी, दैट इज इंक्लूडेड इन जेड एच से लेकर Z T तक। जो अनुच्छेद है या जो आर्टिकल्स है वो इसमें मेंशन है, ठीक है। तो पार्ट 9 बी 243 Z H से Z T तक। तो थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं कि है क्या एग्जैक्टली 9 बी, कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो 9 बी 2011 में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, जो कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि जब 97वें संविधान संशोधन अधिनियम आया तो चेंजेस कहाँ कहाँ हुए हमारे संविधान में। तो डीपीएसपी में एक अनुच्छेद जोड़ा गया 43 बी, जो कि जो हमारी सहकारी समितियां हैं उनके प्रमोशन के बारे में है, ठीक है, यानी कि उसको प्रमोट करना, उसको आगे बढ़ाना। डीपीएसपी में एक नया उद्देश्य राज्यों का कि भाई ये आपको अचीव करना है, ठीक है ना। आपको पता है ना, डीपीएसपी का मतलब वो सारे आर्टिकल्स इसके अंदर शामिल किए गए हैं जिसके अंदर एस्पिरेशंस राज्य की दर्शाई गई है कि राज्य को आने वाले समय में जैसे जैसे उसके पास रिसोर्सेज आते चले जाएंगे, कैपेबिलिटी ज्यादा होती चली जाएगी, तो इन उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश राज्य करेगा, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा जैसे जैसे रिसोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए शामिल किया गया 43 बी कि भाई प्रमोशन करना है सहकारी समितियों का, ठीक है। उसके बाद एक और चेंज हुआ, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 19 कैपिटल। आपने 19A B C D E F ये आपने पढ़ा होगा, है ना, जब हमने राइट टू फ्रीडम किया था। अब आपको ध्यान रखना है कि 19(1) जोड़ा गया, और इसमें क्या मेंशन था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी कि जो सहकारी समितियां हैं उनको बनाने का अधिकार ये आर्टिकल देता है नागरिकों को, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीपीएसपी में क्या जोड़ा गया, 43 बी, और मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया आर्टिकल 19 ए। इसलिए जोड़ा गया, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाने का अधिकार और इसमें प्रमोशन क्या, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि कब संविधान संशोधन अधिनियम आया, 2011 में। कौन सा संविधान संशोधन था, 97, ठीक है। अब एक बार पता कर लेते हैं कि 243 ZH से लेकर ZT तक कौन कौन से इंपोर्टेंट संविधान, कौन कौन से इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है। मैंने सारे मेंशन यहाँ नहीं किए हैं, वैसे भी ये जो मैंने करे हैं ना ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एक बार एक नजर देख लेते हैं। तो ZH में तो परिभाषाएं हैं, जैसे कि 243 में भी यहाँ परिभाषाएं थी, ठीक है। फिर 243 पी में भी परिभाषाएं थी, तो इसीलिए ZH में भी परिभाषा है, यानी कि स्टार्टिंग में हमेशा परिभाषा होती है। जब आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे तो आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसमें भी आर्टिकल 12 टैकल करता है परिभाषा या डेफिनेशन को, है ना। तो यानी कि जब हम स्टार्टिंग में करते हैं कोई भी नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस होता है किसी भी वर्ग का, तो सबसे पहले जो फर्स्ट आर्टिकल उसके साथ आता है वो परिभाषाएं लेकर आता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ZH परिभाषा है वो कही होगा, ठीक है। ZI, आई का मतलब निगमन का ध्यान रखना है आपने, यानी कि उसको बनाना,
सहकारी समितियों को बनाना, निगमन यानी कि बनाना, उसके नियम वगैरह सब कुछ उसका निर्माण करना वो निगमन है, ठीक है। ज़ेड के आपने वहाँ पर भी सुना होगा जब हमने 243 के किया था, ओनली के किया था, तो वहाँ पर भी क्या था? राज्य चुनाव आयोग, ठीक है? तो इसके साथ भी आप इसको जोड़ सकते हो। तो वहाँ पर भी के स्टैंड्स फॉर चुनाव आयोग, तो यहाँ पर भी के जो है बोर्ड के सदस्यों का चुनाव है, ठीक है? इस तरह से याद रख सकते हो। एम जो है लेखा परीक्षा, ठीक है? तो समितियों का भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, उनका भी लेखा परीक्षण इम्पोर्टेंट है भाई। किस तरह से? देखिए सहकारी समितियाँ जो होती है वो एक तरह से एमएनसीज़ की तरह ही होती है ना। वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में होती है वो एमएनसीज़, यहाँ पर सरकारी स्तर पर होती है। लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करके समितियाँ बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करके बनाते हैं। तो कहीं कोई सँभालने वाला जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो तो अलग होते हैं, तो वो किसी तरह का हेर-फेर ना करे, हिसाब-किताब में गड़बड़ ना करे, इसीलिए लेखा परीक्षा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो इसमें बहुत बार एड गवर्नमेंट भी देती है, तो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है लेखा परीक्षा, तो आपको ध्यान रखना है ज़ेड-एम के अंतर्गत आता है लेखा परीक्षा। देन ज़ेड-एस, देखिए एस केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होने वाला आर्टिकल है, कि इसका मतलब है कि इस सहकारी समितियाँ ना केवल राज्यों में बनाई जा सकती है, बल्कि केंद्र शासित प्रदेशों पर भी ये प्रावधान लागू होते हैं, यानी कि वहाँ पर भी सहकारी समितियों का गठन किया जा सकता है, ठीक है? तो ये था गाइस पार्ट 9th बी जो कि आर्टिकल ज़ेड-एच से ज़ेड-टी को कैटर करता है, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे पार्ट 9th जो कि हम कर रहे थे, हमने आर्टिकल 245 246 कर लिया था, 246 ए भी किया था हमने। आज हम करेंगे आर्टिकल 247। तो आर्टिकल 247 बेसिकली संसद को संघ सूची में शामिल विषयों से संबंधित कानूनों से बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि संसद को अधिकार है कि वो अतिरिक्त न्यायालय स्थापित कर सके। क्यों ज़रूरी है ये? कि जो संघ सूची में जो विषय हैं उनको अच्छे से, ढंग से उन कानूनों जो संघ सूची में शामिल विषय हैं, उनसे संबंधित जो कानून बनने वाले हैं, तो उनको एक अच्छे प्रशासन की ज़रूरत पड़ेगी और अच्छे प्रशासन के लिए अगर अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की ज़रूरत पड़े, तो उनको वो स्थापित कर सके, ठीक है? जिससे कि न्याय जल्दी व कुशलतापूर्वक लोगों को मिल सके। भई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? न्याय मिलना और न्याय में अगर देरी होती है, तो वो न्याय किसी काम का नहीं होता। भई आप न्याय के लिए गए हो, आपने देखा होगा न्यायालय के चक्कर काटते हो, इतने सारे केसेज़ होते हैं, तो कई बार तो ऐसा होता है 20-20 साल, 30-30 साल लग जाते हैं न्याय मिलने में और जब तक जो न्याय के लिए बंदा खड़ा हुआ था, जिसने पिटीशन डाली थी, उसकी मृत्यु हो चुकी होती है या वो इतना बूढ़ा हो चुका होता है कि अब उसको ज़रूरत नहीं होती उस एसेट की, ठीक है? तो ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि अतिरिक्त न्यायालय स्थापित कर सके, जिससे कि न्याय जल्दी और कुशलतापूर्वक लोगों को प्राप्त हो सके। यानी कि एक तरह से विशेष न्यायालय को स्थापित करने की जो शक्ति है, वो आर्टिकल 247 से मिलती है संसद को। एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ मेंशन किया जैसे कि साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं जगह-जगह। उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे साइबर क्राइम सेल में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको त्वरित न्याय देने की कोशिश संगठन करता है। ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 248 की। देखिए 248 बेसिकली बात करता है अवशिष्ट विधायी शक्तियों की। तो अवशिष्ट क्या होता है? पहले तो ये पता होना चाहिए। देखिए हमने सूचियों की बात की थी कि 7वीं जो अनुसूची है, उसमें 3 तरह की सूचियाँ थी। एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, ठीक है? अब ये विषय हैं, ये जो बँटे हुए हैं ये विषय है कि ये पहले से ही संविधान में मेंशन है कि संघ सूची के विषय कौन से होंगे और राज्य के कौन से होंगे और समवर्ती विषय कौन से होंगे, ठीक है? लेकिन आपको ख़्याल आता होगा कि भई इन विषयों के अलावा भी तो कोई नए विषय भी तो हो सकते हैं जो इनके अंदर शामिल ना हो। तो नए विषय ही अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, यानी कि बचे हुए। अवशिष्ट मतलब रेसिड्यूज़ यानी कि बचे हुए, शेष, ठीक है? तो जो शेष अधिकार क्षेत्र है या जो विषय हैं जो इसके अंदर शामिल नहीं हुए हैं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, वो सारी शक्तियाँ संसद को है। यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ या अवशिष्ट विषयों पर विधायी शक्तियाँ संसद को प्राप्त हो रखी है आर्टिकल 248 के अंतर्गत, ठीक है? कर लगाने की शक्ति भी आर्टिकल 248 ऐसे कर नए कर जो है वो इजाद कर सकता है संसद, ठीक है? जो कि इनके अंदर तो शामिल नहीं है। इसी तरह से कोई नई बात आ गई है, जिसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है इन तीनों सूचियों में, तो एक तरह से कानूनी रिक्तता हो जाएगी फिर भई, जब नई चीज़ है वो इनमें पहले से मेंशन है नहीं, तो उस पर भी कानून बनाना ज़रूरी हो जाएगा ना। क्योंकि अगर कानून नहीं बनेगा तो लोग वंचित रह जाएँगे। कोई भी नई चीज़ आ सकती है। जैसे मार्केट में पहले भई क्या नहीं थे कंप्यूटर्स नहीं थे, ठीक है? जब हम आज़ाद हो रहे थे, जब हमारा संविधान बन रहा था, ना कंप्यूटर्स थे, ना लैपटॉप्स थे, ना मोबाइल फ़ोन्स थे, ठीक है? ना इंटरनेट था, ठीक है?
तो अब इनसे रिलेटेड क्या हुआ? ये नया विषय हो गया, है ना? तो नया विषय होने की वजह से क्या हुआ इन तीनों सूचियों में तो ये मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर नहीं है तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ आ गया। तो इन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको है? संसद को, ठीक है? तो इस उदाहरण के साथ आप इसको समझ सकते हैं। तो कानूनी रिक्तता को भरा किसने यहाँ पर? संसद ने। तो संविधान निर्माण के बाद जो जुड़े विषय एक तरह से कानूनी रूप से वो रिक्त ना हो जाए, इसलिए ये शक्तियाँ संसद को दी गई है आर्टिकल 248 के अंतर्गत। इसका एक और फायदा होता है कि देश की एकता और अखंडता बनी रहती है। भई केंद्र को अधिकार इसीलिए प्राप्त हुआ है कि एकता और अखंडता यानी कि केंद्रीकरण कुछ विषयों का इसीलिए ही किया गया है जिससे कि जो देश है हमारा, जो संघ है वो मजबूत बना रहे, एक बना रहे तो एकात्मकता इम्पोर्टेंट हो जाती है। संघ तो हम है ही लेकिन एकात्मक संघ है, ठीक है? राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर ही ये एक तरह से अवशिष्ट शक्तियाँ या इनका निर्धारण या इन पर कानून बनाने का जो श्रेय है या जो अधिकार है वो इसीलिए संसद को दिया गया है क्योंकि राष्ट्रीय महत्व से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। समान दृष्टिकोण की आवश्यकता भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यानी कि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर सभी राज्यों में एक रूप या एक जैसे कानून बनने चाहिए। तो इसीलिए जो अवशिष्ट शक्तियाँ है वो संसद को दी गई है जिससे कि पूरे देश में एक जैसी शक्तियाँ और एक जैसे अधिकार सभी राज्यों के नागरिकों को मिल सके। ओके, आई होप आपको आर्टिकल 248 समझ आया। अब बात करते हैं आर्टिकल 249 की। देखिए 249 राष्ट्र हित में राज्य सूची विषयों पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो संसद को देता है। अब आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 249, 250, 251 ठीक है? ये 2 है, 250, 251 ठीक है? 253 ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये अधिकार देते हैं संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का। और ये किन-किन स्थितियों में मिलता है? तो जब आप एकात्मक सरकार की बात करो कि क्यों भारत को एक एकात्मक या केंद्रीकृत या अर्धसंघीय ठीक है, राज्य कहा जाता है या राष्ट्र कहा जाता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? तो यही सारे रीज़न्स हैं, ये आर्टिकल आप मेंशन करोगे वहाँ पर। तो ये सब्जेक्टिव पार्ट भी है और स्टेटमेंट के क्वेश्चन्स भी आते हैं कि भई क्या कारण है कि अर्धसंघीय राज्य माना जाता है भारत देश को, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, तो अब आप ध्यान से सुनेंगे इनको, ओके? देखिए, आर्टिकल 249 जो है वो बात करता है कि जो कानून है सॉरी जो संसद है वो राज्य सूची पर कानून बना सकता है, उसको वो अधिकार है। किस हित में? राष्ट्रीय हित में। अगर संसद को ये लगता है कि राज्य सूची में कोई विषय ऐसा है जिस पर उसे कानून बनाना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय हित के लिए ज़रूरी है। और ये जो संसद को शक्ति मिली है क्योंकि संसद में 2 हाउस और प्रेसिडेंट शामिल होता है। ये आपको पता ही होगा संरचना जो है संसद की राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा बनकर एक संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पूरी शक्ति संसद को इसलिए मेंशन की जाती है क्योंकि ये तीनों मिलकर ही किसी कानून को बनाते हैं, ठीक है? लेकिन जो इनिशिएट यानी कि जो शुरुआत है, वो कहाँ पर होगी? इस तरह के कानूनों को पारित करने के लिए जो प्रस्ताव पारित होगा सबसे पहले, वो राज्यसभा करेगी। तो ये सिर्फ राज्यसभा को शक्ति है। तो जब आप राज्यसभा और लोकसभा के बीच में डिफरेंशिएशन या विभेदीकरण करेंगे या तुलना करेंगे दोनों सदनों की, तो भी आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा को केवल ये शक्ति प्राप्त है कि अगर राज्यसभा चाहे तो 2 तिहाई बहुमत से कोई संकल्प पारित कर रही है इस तरह का कि भई राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना चाहिए संसद को, तभी ये अधिकार संसद एंटरटेन कर सकती है। ठीक है? एक्चुअली ये अस्थायी शक्ति है। ये ऐसा नहीं है कि परमानेंट है कि हमेशा राज्यसभा ऐसा कर सकती है या हमेशा संसद को शक्ति है कि वो राज्य सूची में जो विषय हैं उन पर कानून बना सकते हैं राष्ट्रीय हित के नाम पर। इससे तो कई बार संसद फ़ायदा उठा सकती है ना राज्य सूची पर विषय जो जो भी मतलब एक तरह से क्या कहते हैं गलत फ़ायदा उठा सकती है। तो इस तरह से तो सुप्रीमेसी हो सकती है संसद की हर जगह। तो ऐसा नहीं है संसद को इस तरह की शक्ति ना मिले इसीलिए संविधान निर्माताओं ने बहुत बड़े ध्यान से चीजें इसके अंदर ऐड की कि ये अस्थायी शक्ति है। इसको स्थायी ना बना के अस्थायी बना दिया कि ये 1 वर्ष के लिए मान्य होगा और फिर से दोबारा से अगर इसको आगे बढ़ाना है तो सिर्फ 6 महीने तक ही इसको आप लागू कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद वो ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगा, ओके? संघीय संरचना का एक तरह से ये अपवाद है क्योंकि देखिए संघ में क्या होता है, हर राज्य को इक्वल कोशिश की जाती है कि सबको इक्वल महत्व मिले। केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली ना बनाया जाए बल्कि राज्य भी इक्विवेलेंट शक्तिशाली रहे। तो संघ का यही सबसे पहला नियम है, ठीक है? लेकिन ये एक तरह का अपवाद माना जाएगा भई अपवाद इसलिए क्योंकि यहाँ पर राज्य सूची में भी एक तरह से सेंध लगा दी है संसद ने, है ना? तो इसीलिए अपवाद कहा जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अपवाद क्यों कहा गया।
तो राज्य के विधायी तंत्र में हस्तक्षेप की अनुमति देता है आर्टिकल 249, इसीलिए संघीय संरचना के लिए ये अपवाद कहा जाएगा। हालांकि ये अस्थायी शक्ति है जो कि राज्यसभा को मिली है सिर्फ, कि वो 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर सकते हैं कि राज्य सूची विषयों पर संसद राष्ट्रीय हित में कानून बना ले। ठीक है, आई होप आपको ये लास्ट की जो मैंने स्टेटमेंट दी है ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 250 की। देखिए 249 राष्ट्रीय हित की बात करता है, वही 250 बात करता है आपातकाल की उद्घोषणा पर। ठीक है, आपातकाल किसी भी क्षेत्र में उद्घोषित कर सकती है संसद, आपको पता ही है। तो कोई भी क्षेत्र, जैसे कि अगर आप बात की जाए जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में अभी पुलवामा का जो आपने को पता ही है, पुलवामा का हुआ, इसके अलावा पहलगाम का हुआ, है ना? तो पहलगाम, तो इन सारी ये एग्जांपल्स हैं कुछ। तो जब ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है या कोई नेचुरल आपदा आ जाती है, यानी कि प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी उन जगहों पर क्या लग जाता है? आपातकाल लग जाता है। मैं राष्ट्रीय आपातकाल की बात नहीं कर रही हूँ, वो एक अलग चीज़ है, वो आर्टिकल 352 वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल आपदा या किसी स्टेट में किसी जगह पर किसी मानव निर्मित आपदा भी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में कानून बनाने की जो शक्ति है संसद को आर्टिकल 250 देता है कि वो राज्य सूची विषयों पर भी कानून बना सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है आपातकाल की उद्घोषणा पर ही ये संभव है, ठीक है? तो ये भी एक तरह की अस्थायी शक्ति है, जो जब तक आपातकाल लागू रहेगा तभी तक ये शक्ति रहेगी कानून बनाने की संसद को, ठीक है? इसमें भी सेम वही है कि समय सीमा निर्धारित की गई है कि या तो आपातकाल खत्म हो जाए, तब ये स्वतः ही 6 महीने के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है? या जो संसद है वो खुद कोई संकल्प पारित कर दे कि अब ये खत्म हो गई है स्थिति, ठीक है? ये 6 महीने से पहले भी खत्म की जा सकती है। ओके, आई होप आपको आर्टिकल 250 समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 251 की। देखिए, 249 बात करता है राष्ट्रीय हित में बना सकती है राज्यसभा 2/3 बहुमत से, ठीक है? संकल्प पारित करके राज्य सूची के विषयों में संसद को शक्ति प्रदान करता है कि कानून बना सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 250 में बात करते हैं आपातकाल की उद्घोषणा पर संसद को शक्ति है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की। अब 251 बात करता है, आपको ध्यान रखना है कि 249 और 250 में कई बार क्या होता है असंगति आ जाती है। आर्टिकल 249 और 250 के बीच असंगति से संबंधित है ये कि अगर ऐसा हो कि पहले से ही किसी राज्य में उस विषय से संबंधित जैसे राज्य सूची से संबंधित जो विषय होगा उस पर ही तो कानून बनेगा ना संसद द्वारा, है ना? तो जब संसद उस पर कानून बना रही है, संसद ने नया कानून बना दिया राज्य सूची पर, लेकिन राज्य सूची में पहले से ही कोई कानून बना हुआ था, उसी विषय पर। तो ऐसी स्थिति में एक तरह से टकराहट हो जाएगी। जब टकराहट हो जाएगी तो आर्टिकल 251 संसद की सर्वोच्चता की शक्ति देता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून जो होगा, वही मान्य होगा। यानी कि उसी को ही वरीयता दी जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया 251 बहुत ईज़ी है कि अगर दोनों स्थितियों में टकराहट हो जाए, भई यहाँ पर राष्ट्रीय हित में बना दिया, यहाँ पर आपातकाल में बना दिया, 249 में राष्ट्रीय हित, 250 में आपातकाल की स्थिति में और पहले से ही इन दोनों ही विषयों पर जिन पर राज्य सूची पर कानून बनाया गया संसद द्वारा, उन्हीं पर ऑलरेडी कानून था राज्य में स्थापित। तो ऐसी स्थिति में दोनों में असंगति हो जाएगी स्थापित और अगर ऐसी स्थिति आ जाती है, तो संसद की सर्वोच्चता है, यानी कि संसदीय या केंद्रीय कानून को वरीयता दी जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 252। देखिए, आर्टिकल 252 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक तरह की शक्ति देता है या अधिकार देता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर चाहे तो, राज्य का मतलब यहाँ पे उनके विधानमंडल की बात हो रही है। 2 या 2 से अधिक राज्य की विधानमंडल अगर चाहे तो वो प्रस्ताव पारित कर सकते हैं कि केंद्र और संसद उनके विषयों पर यानी कि राज्य के विषयों पर यानी कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए। यानी कि गुजारिश कर सकते हैं, ये सिफारिश कर सकते हैं, ये एक तरह से रिक्वेस्ट करते हैं संसद से कि भई आइए आप हमारे विषयों पर कानून बनाइए। लेकिन सहमति कितनी होनी चाहिए? 2 या 2 से अधिक राज्य, ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो सहमति से एक तरह से कानून बनेगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो 2 या 2 से अधिक राज्य इस चीज़ के लिए तैयार होंगे, ये कानून उन्हीं राज्य क्षेत्र में ही लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बोल दिया, तो पूरे देश के सभी राज्यों पर वो कानून लागू हो जाए, ऐसे नहीं होगा। तो आर्टिकल 252 हिदायत देता है कि सिर्फ़ उन्हीं के राज्य क्षेत्रों पर ये कानून लागू होगा, जो सिफ़ारिश कर रहे हैं कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र या संसद कानून बनाए। ठीक है? आई होप आपको समझ आ रहा है। ये देखिए, अगर मान लो असम है एंड मणिपुर है, ठीक है? दोनों जगह क्या है? बीजेपी की सरकार है। ये तो ऑब्वियस है, ये तो आपको पता होगा कि एंटी पार्टी की जो सरकार है, वो तो कभी भी मान्य मतलब एक साथ नहीं आएँगी कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए केंद्र सरकार।
ये तो आपको पता है ना। लेकिन आपको ये भी थोड़ा-सा लॉजिक लगाना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फँस जाए और आपको ध्यान ना रहे, तो आपको दिमाग लगाना है यहाँ पर कि भाई कोई 2 राज्य, ये दोनों राज्य बोल रहे हैं कि भई हमारे इस राज्य सूची का जो विषय है, ठीक है? जैसे कि मान लो राज्य सूची का विषय है लोक व्यवस्था, ठीक है? हमसे संभल नहीं रही है, आप इस पर कानून बना लीजिए, ठीक है? ये राज्य सूची का विषय है। तो जो संसद है कानून बनाएगी, वो इन्हीं 2 राज्यों में ही मान्य होंगे, यानी कि इन्हीं 2 राज्यों पर ही लागू होंगे। तीसरे किसी पर नहीं होगा भाई, ठीक है? अगर ये सुविधा मिल जाए ना कि 2 कोई सिफ़ारिश ले या 2 कोई रिक्वेस्ट करेंगे और बाकी के सभी राज्यों पर ये कानून जो है वो मान्य हो जाएँगे या लागू हो जाएँगे। तो ऐसे तो फिर सरकार अपनी मनमानी करेगी क्योंकि ज़्यादा जो केंद्रीय सरकार है, वो अपने राज्यों को चुनेगी, कोई भी 2 राज्यों को बोलेगी कि भई तुम रिक्वेस्ट करो और फिर हम कानून बनाएँगे, फिर पूरे देश के सभी राज्यों पर हमारी ही चलेगी, है ना? तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं को भी ये पता था कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसीलिए उन्होंने ये मेंशन किया कि उन्हीं राज्यों के क्षेत्रों में ये लागू होगा, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कानून बनाने के लिए राज्य सूची पर, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया ये। तो इसके कुछ उदाहरण भी मैं लेकर आई हूँ कि ऐसे कब-कब हुआ है कि किन-किन मतलब जो मेन-मेन जो इसके उदाहरण हैं कि सहमति से कानून बने हैं, किन राज्यों ने गुज़ारिश की है या एक तरह से रिक्वेस्ट करी है कि उनके यहाँ के लिए कुछ कानून बनाए जाए राज्य सूची के विषयों पर। तो एक तो था शहरी भूमि अधिनियम 1976। यहाँ अधिकतम सीमा का निर्धारण और उसका जो विनियमन है, उसका जो कानून था उससे संबंधित, ठीक है? वो बनाने की रिक्वेस्ट की गई थी। राज्य सूची का विषय है क्योंकि आपको पता ही है जो कृषि है वो और जो लैंड है वो विषय किसका है? वो है राज्य का, ठीक है? लेकिन कई बार क्या होता है राज्य सक्षम नहीं होता या राज्य को लगता है हमसे बेहतर कानून बनेगा तो भी वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं संसद से। तो पहला एग्ज़ाम्पल तो ये है। दूसरा एग्ज़ाम्पल था मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, ठीक है? जो कि 252 1 के तहत बनाया गया। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 253 की। 253 बात करता है संसद को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि, अब देखिए अब फिर दोबारा से मैं रिवाइज़ करा रही हूँ बार-बार में 249 राष्ट्रीय हित, ठीक है? 250 आपातकाल, ठीक है? 251 इन दोनों की असंगति पर, ठीक है? वरीयता संसद के कानून को, ठीक है? फिर आया पीछे हमने 252 किया, 2 या 2 से अधिक राज्य, ठीक है? अब यहाँ पर सभी में देखिए अगर आप ध्यान दोगे तो संसद को वरीयता है ना? संसद के कानूनों को वरीयता है। तो 253 भी इसी सीक्वेंस में बात करता है कि संसद को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते या सम्मेलन को लागू करने के लिए पूरे देश या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति आर्टिकल 253 देता है। इसका मतलब ये हुआ कि भई देखिए जो संसद है वो पूरे देश को रिप्रेज़ेंट कर रहा है ना? पूरे देश को रिप्रेज़ेंट कर रहा है संसद, तो उसको अधिकार है कि वो विदेशी जो भी समझौते हैं विदेश में जाके जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते करती है हमारी सरकार, तो उसको लागू कहाँ करेगी? केंद्र की खुद की कोई जगह थोड़ी ना है, केंद्र खुद कहीं पर सस्टेन थोड़ी अलग से करता है। केंद्र का मतलब तो सिर्फ़ एक संसद ही है। बाकी का पूरा जो देश है वो तो राज्यों से मिलकर, उसी के क्षेत्र से मिलकर बना है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन होगा उन राज्यों पर ही होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते या सम्मेलन अगर लागू करने हैं संसद को, तो वो कहाँ करेगी? राज्यों में करेगी। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते और सम्मेलन को लागू करना है पूरे देश में या किसी भी हिस्से में देश के, तो ये शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 253 कि वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का कार्यान्वयन कर सके इज़िलिए, इसीलिए राज्य सूची पर भी वो लागू होता है और राज्य सूची के विषयों पर केंद्र इस तरह से अपने कानून बना सकती है, ठीक है? और अगर असंगति उत्पन्न हो जाए यहाँ पर भी कि पहले से ही राज्य मान लो जैसे कि जलवायु परिवर्तन, यहाँ पे देखो दे भी रखा है मैंने एक एग्जांपल की जलवायु परिवर्तन संधि है, उस पर साइन करके आ गया इंडिया बाहर यूएनएफसीसी यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में तो आपने सुना होगा। तो यहाँ पे अगर कार्बन शून्य करने की बात हमारे मोदी जी करके आ गए हैं, तो इसके लिए सभी राज्यों में सोलर पैनल्स लगाना इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई, होगा कि नहीं? विंड एनर्जी को विंड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी निकाली जाए तो उसके लिए वहाँ के प्लांट्स लगाना इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो लोगों को सब्सिडी देने का जो प्रावधान है वो राज्य सरकारें भी करेगी ना, अपना हिस्सा वो भी करेगी, अपने जो प्रण है या अपने जो प्रावधान है वो लागू कराने के लिए या कानून बनाने के लिए वो भी आगे आएँगी, ठीक है? तो ये तो मना नहीं कर सकते ना राज्य कि नहीं भई हम नहीं करेंगे, आप वादा करके आए हो आप कीजिए। भई वो कहाँ करेगी केंद्र, केंद्र तो राज्यों के थ्रू ही क्योंकि पॉपुलेशन तो राज्य राज्य के क्षेत्र में है, हमारी लैंड है वो भी राज्य ही है ना? तो हवा में थोड़ी ना कर देगी ये सब लागू। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते को लागू करने के लिए केंद्र को ये अधिकार देता है आर्टिकल 253 कि वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकते हैं जिससे कि अ, विसंगति हो जाए तो राज्य सूची के विषयों पर अगर किसी भी तरह की संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों के बीच में विसंगति हो जाए तो केंद्र को प्रधानता मिल सके, ठीक है?
और इसका एक एग्जाम्पल है जलवायु परिवर्तन संधि पर साइन, पूरे देश में लागू होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब आर्टिकल 254 और 255 जल्दी से कर लेते हैं फटाक से और जल्दी से खत्म करते हैं क्लास को। आर्टिकल 254, देखिए जितने भी आज आर्टिकल किए ना हमने, मैं वैसे तो देखो मुझे तो सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट लगते हैं अगर मुझसे पूछो तो, क्योंकि मैंने जो पैटर्न देखा है ना पीछे पीसीएस का, अगर आप यूपी पीसीएस का निकाल के देखोगे तो वहां पर भी आर्टिकल्स अलग टाइप के दिख रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो अगर वहां पे 254 255 पूछ रहे हैं, तो जब आप उठाकर देखोगे यूपीएससी, तो उसका तो आपको पता ही है कहीं से भी पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप आरएएस देखोगे तो वहां से भी कुछ भी पूछ रहे हैं भाई, यहाँ राज्य से भी पूछ रहे हैं, राज्य जो पार्ट 5 है वहां से पूछ रहे हैं ज्यादा। फिर यहाँ से आपके न्यायालय से संबंधित भी पूछ रहे हैं, जो कि पार्ट, सॉरी राज्य पार्ट 6, केंद्र सॉरी संघ पार्ट 5, तो ये यहाँ से भी पूछ रहे हैं। फिर अगर आप एचपीएससी देखो तो ये एक कदम यूपीएससी से भी आगे चल रहे हैं, इस तरह के स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बनाते हैं। तो यानी आपको कॉन्सेप्चुअल भी होना पड़ेगा, फैक्चुअल भी होना पड़ेगा, तो सारी तरह की चीजें आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। तो लर्न करने से ज्यादा आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, लॉजिकली तभी सोच पाओगे जब ज्यादा बार इनको रिवाइज करोगे, ज्यादा बार सुनोगे कि इंटरप्रिटेशन क्या दी गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 254 बात करता है संसद वर्सेस विधान मंडल। विधानमंडल आपको पता ही है, विधानमंडल दो सदनों से मिलकर बनता है, विधान परिषद और विधानसभा। अगर इनकी बीच में कोई असंगति आ जाए तो राज्य के कानून की शून्यता। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, शून्यता की बात की गई है। अब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि विसंगति की बात की गई है, नहीं, विसंगति अलग चीज होती है और यहाँ पर शून्यता अलग चीज होती है। विसंगति में क्या होगा कि वरीयता दी जाएगी संसद को। ठीक है, यहाँ पर कानून राज्य का है वो शून्य हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको इसका डिफरेंस याद रखना है कि आर्टिकल 254 जो है वो राज्य के कानून की शून्यता की बात करता है। अगर विसंगति हो जाती है तो शून्य हो जाएंगे राज्य के कानून। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि 251 में कि अगर विसंगति हो जाती है आर्टिकल 249 और 250 के कानूनों के बीच, तो सर्वोच्चता या वरीयता किसको दी जाएगी, संसद के कानून को। तो वहां पर सर्वोच्चता और वरीयता की बात हो रही थी, और यहाँ पर बात हो रही है कि राज्य के कानून शून्य हो जाएंगे। ठीक है, तो राज्य जो है वो समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की सिफारिश होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो संघ सूची पर तो बना ही नहीं सकता राज्य, लेकिन समवर्ती सूची पर भी वो इतना इजीली नहीं बना सकता कानून, उसके लिए प्रेसिडेंट की सिफारिश की जरूरत पड़ेगी राज्य को। तो इसका मतलब राज्य जो है सिर्फ राज्य सूची के विषयों पर बना सकता है, लेकिन आर्टिकल 249 50 और फिर उसके बाद 52 इनमें और 53 में भी, उनमें जाके राज्य अपने विषय पर भी कानून नहीं बना सकता, और अगर बनाया है तो संसद के कानूनों को वरीयता दी जाएगी। आई होप अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है ये थोड़ा सा ये कि संसद राज्य के कानून में क्या कर सकती है, ये शक्ति देता है आर्टिकल 254, या तो उसमें संशोधन भी कर सकती है, या उनका शमन यानी कि खत्म भी कर सकती है, या निरसन और शमन एक ही बात है, या परिवर्तन कर सकती है, या संशोधन कर सकती है यानी कि चेंज कर सकती है। परिवर्तन और चेंज ये मैंने बाद में दोनों वर्ड्स इसलिए डाल दिए जिससे कि आपको इशू ना आए जब आप क्वेश्चंस देखो कि भाई ये क्या कौन से वर्ड्स है। देखिए निरसन शमन एक ही बात है, संशोधन और परिवर्तन भी एक ही बात है, तो बेसिकली ये दो ही चीज है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 255 की। देखिए 255 जो है ये वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार हो सकता है कि एग्जामिनर ये सोच के दे दे कि ये थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है, चलो इसको दे देते हैं, या इसको एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको ये पता होगा तो। प्रक्रियागत त्रुटि पर रोक लगाता है। देखिए आपको पता ही है कोई भी कानून की एक प्रक्रिया होती है ना, एक जर्नी होती है पास होने से पेश होने से लेकर पास होने तक की। तो कई बार क्या होता है कि छोटी-मोटी त्रुटियाँ हो जाती है, जैसे कि जो कोई पेश किया जाता है बिल, तो कई बार उनके लिए प्रेसिडेंट और गवर्नर की पूर्व मंजूरी ज़रूरी होती है, तो कई बार वो लेना भूल जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भाई पूर्व मंजूरी नहीं ली और वो पारित हो गया है सदन, दोनों सदन से, बाद में पता चलता है इसकी पूर्व मंजूरी तो ली ही नहीं थी प्रेसिडेंट या गवर्नर से। संसद में प्रेसिडेंट देते हैं पूर्व मंजूरी और विधानमंडल में गवर्नर देते हैं। ठीक है, तो जब ये चीजें हो गई बाद में पता चला, तो क्या वो जो पूरी प्रक्रिया है वो वापस से दोबारा से शुरू की जाएगी? क्या वो जो बिल पारित हुआ है क्या वो खत्म हो जाएगा या निरस्त हो जाएगा? तो आंसर है नहीं, वो खत्म नहीं होगा, निरस्त नहीं होगा, क्योंकि ऐसी जो त्रुटियां है वो छोटी-मोटी त्रुटियां मानी गई है आर्टिकल 255 के अंतर्गत। यानी उस बिल की विधायी वैधता बनी रहेगी, वो कानून बन चुका है, संसद हो या विधानमंडल, तो आर्टिकल 255 ऐसी त्रुटियों को माफ करता है। ठीक है, आई होप आपको आर्टिकल 255 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइज ये थी आज की क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। तो यार प्लीज डू कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत
आपको पता ही है मैं लेकर आ रही हूँ इतनी ही वीडियो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सब उसके अंतर्गत है। बिल्कुल सीक्वेंस में आपको बीच में से कहीं से नहीं मैं अलग से करा रही हूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो कि कुछ चीज़ छूट गई है, मैं कुछ नहीं छूटने दूँगी, बिल्कुल लाइन से करूँगी। देखो, मैं स्लो कर रही हूँ बेशक, लेकिन स्टडी कर रही हूँ। तो लगातार हो रही है आपकी क्लास स्टडी सो विन्स द रेस आपने पढ़ा ही होगा, स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, है ना? तो आप लगातार पढ़िए क्लासेस को और आपको टाइम मिलता है तो रिवाइज़ कीजिए। आपकी अभी तक पॉलिटी जितने हमने आर्टिकल्स करे हैं अभी तक 255 तक, ये आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाने चाहिए। ठीक है? जब ये खत्म हो जाएँगे ना 395 के बाद फिर मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दूँगी सारे आर्टिकल्स का, सारी अनुसूचियों का, सारे पार्ट्स का जिससे कि आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। और लास्ट में बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो करा दूँगी। एक होता है ना मलाई, मलाई, वो मलाई वहाँ पर मिल जाएगी आपको। बेसिकली देखिए मैं बार-बार मैं कह रही हूँ अगर आप सबको पढ़ोगे एक बार तो कम से कम आपकी ड्यूटी बनती है और दूसरी बार रिवाइज़ करने की सारे के सारे आर्टिकल्स को अगर आप पीसीएस के लिए ये आपका टारगेट है या यूपीएससी आपका टारगेट है तो आपको चाहिए ये सब या जुडिशरी आपका टारगेट है, ठीक है? यानी कि जो भी सब्जेक्टिव पार्ट अगर आप कैटर करोगे किसी भी एग्ज़ाम का तो उसके लिए ज़रूरी है कि सारे के सारे आर्टिकल्स आप पढ़ो अच्छे से। अगर आप नहीं पढ़ोगे थोरोली तो आप नुकसान में रहोगे। आपका जो रैंक है वो नीचे जा सकता है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है, जब आप आर्टिकल्स करते हो तो एक आपको एक धुन देता है, एक व्याख्या करने का, एक लॉजिक से सोचने का और एक लिखने का पैटर्न आपका क्या होना चाहिए, उसको संदर्भित करता है। तो अगर आपने यहाँ सीख लिया तो बाकी के जभी भी आप कोई और क्वेश्चन्स टैकल करोगे तो आप ईज़िली करंट के साथ जोड़ पाओगे उन चीज़ों को और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा, एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। ठीक है? एनीवेज़ मेरा ध्येय तो यही है कि आप जो भी एग्ज़ाम दो, मैंने जितना पढ़ा है, जितना पढ़ाया है, जितना आगे पढ़ाऊँगी, उसमें आपको कहीं और ना भटकना पड़े। वो आपको फुली यहीं पर मिले, पूरी तरह से मिले। ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।